देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ और मैं हूं अजय। आज मैं आपके साथ एक क्राइम रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं जो कि 2 महीने पुरानी है और आपने शायद न्यूज़पेपर्स में सुनी भी होगी। ये बात है 10 मई 2023 की। गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी अपने ऑफिस में बैठे एक फाइल को देख रहे थे। तभी उनके कमरे में पत्रकार संदीप कुमार पहुंचे। वो नोएडा फिल्म सिटी सेक्टर 10 में रहते थे और एक मीडिया संस्थान से जुड़े हुए थे। पत्रकार को देखते ही उन्होंने अपने सामने रखी फाइल को एक तरफ सरकाकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए संदीप जी। जैसा कि नॉर्मली होता है, हम कोई आता है तो उसको वेलकम करते हैं। उनसे हाथ मिलाने के बाद संदीप कुमार कुर्सी पर बैठ गए। तो एडिशनल डीसीपी बोले, क्या लेंगे, चाय या कॉफी, और आज हमारी याद कैसे आ गई? ये बस एक गिलास पानी पिलवा दीजिए, ये बोलकर संदीप वहां बैठ गए और बोले, मैं एक मुसीबत में पड़ गया हूँ और आपकी मुझे मदद चाहिए। ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई संदीप जी? आप लोग तो दूसरों की मदद करते हो, ऐसी कौन सी परेशानी है जिसके लिए आपको हमारी जरूरत पड़ गई? शक्ति मोहन बोले। अब पॉइंट ये था कि शक्ति मोहन को लगा कि भाई प्रेस रिपोर्टर हैं तो इनको तो सारे लोग जानते हैं, इनको तो किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो संदीप जी बोले कि प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है लेकिन अब बड़ी हो गई है। और उन्होंने पूछा कि भाई क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। तो उन्होंने बताया कि सेक्टर 20 थाने के एसएचओ मनोज कुमार को उन्होंने बुला लिया और उनके जो भी डीसीपी ने उनको निर्देश दिए वो सारी बात सुनने के बाद में और एक टीम गठित कर दी उसकी इंक्वायरी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या इंक्वायरी करनी थी। तो मामला कुछ इस तरह से था कि संदीप कुमार का पैन कार्ड कुछ दिन पहले कहीं गिर गया। अब इस मामले में उन्होंने पैन कार्ड गुम होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, तो उन्होंने डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवा लिया। हम लोग जनरली पैन कार्ड को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट आपको इस रिपोर्ट को सुनकर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपका पैन कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस दौरान उनको पता चला कि उनके पैन कार्ड से इस्तेमाल करके दो फर्जी कंपनियां चलाई जा रही हैं। एक कंपनी पंजाब के लुधियाना में थी और दूसरी महाराष्ट्र के सोलापुर में चलाई जा रही थी। आप समझ सकते हो कि दो कंपनियां अगर चल रही हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स की इवेजन की कुछ ना कुछ तैयारी हो रही होगी। उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी थी नहीं कि वे आगे की जांच कर पाते कि वो कंपनियां किसके नाम पर, कहाँ पर हैं, किसकी हैं, कौन चला रहा है, तो उनमें क्या काम हो रहा है। लिहाजा उन्होंने इसी की शिकायत के लिए एडीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी से मदद मांगी थी। एडीसीपी के निर्देश पर थाना सेक्टर 20 में शिकायत करके मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई। एसीपी नोएडा सेंट्रल के जो रजनीश शर्मा है, उनकी निगरानी में नोएडा सेक्टर 20 के थाने के एसएचओ ने मनोज कुमार ने साइबर एक्सपर्ट के साथ आर्थिक और जालसाजी से जुड़े अपराधों की जांच में महारत हासिल करने वाले जो पुलिसकर्मी थे उनकी एक टीम तैयार की और उसकी जांच शुरू कर दी। अब इस टीम ने अपने काम की शुरुआत की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के डेटा खंगालने से, क्योंकि जब कोई कंपनी रजिस्टर होती है तो वो आरओसी में सबसे पहले वहां से उसका डेटा मिल जाता है। तो सबसे पहले उन दोनों कंपनियों का डेटा हासिल कर लिया गया जो संदीप कुमार के पैन कार्ड पर बनी हुई थी और लुधियाना व सोलापुर में थी, ये तो आपको पता ही है। तो पुलिस की एक टीम उन दोनों पतों पर पहुंची तो जानकारी मिली कि उन दोनों में से किसी भी पते पर ना कोई कंपनी है ना कोई ऑफिस है, सब कुछ वहां फेक था। अब इस जानकारी के सामने आते पुलिस के कान खड़े हो गए और इन कंपनियों का पूरा डाटा, आर्थिक लेन देन की जानकारी बैंकों और दूसरे विभागों से निकाली गई। जल्द ही पुलिस को ये पता चल गया कि वो नाम किसके हैं और खाते किसके हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है, जिनमें इन दोनों कंपनियों के नाम से कागजी लेन देन तो हो रहे थे, मगर इन कंपनियों के चलाने वाले और उनके द्वारा संचालित किए जा रहे बैंक खातों को खंगाला गया। तो धीरे धीरे कड़ियां जुड़नी शुरू हो गई। तो करीब 20 दिन तक पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगह पर जाती रहीं और बहुत सारे जगह उन्होंने छापे मारे, दस्तावेज इकट्ठे किए और वो जांच करते रहे। पुलिस के पास इस दौरान इतनी जानकारी इकट्ठी हो गई थी कि वो आगे बढ़ने से पहले उन दस्तावेजों को दबोचना जरूरी था उनके लिए, कि जो जिससे कि पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। जिनका चेहरा इस गोरख धंधे में सामने आ चुका था वो लोगों को उन्हें पकड़ना था। अब एसएचओ मनोज कुमार सिंह और एसीपी रमेश चंद्र पांडे ने एडिशनल डीसीपी शक्ति मोहन और डीसीपी हरीश चंद्र को ये सारी कहानी सुनाई कि भाई किस किस तरह से ये सारा खेल चल रहा है। तो डीसीपी हरीश चंद्र के सामने जो जानकारी थी वो ऐसी थी कि उन पर पुलिस एक्शन की शुरुआत तो कर सकते थे, लेकिन उनकी जांच को मुकाम तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने विभागों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस पूरे गोरख धंधे से मुंह भी तो नहीं फेरा जा सकता था, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर ये सारा काम हो रहा था। लिहाजा उन्होंने गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की मुखिया पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के सामने पेश होकर इस सारे मामले की जानकारी उनको दी।
अब पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का नाम पुलिस के उन अधिकारियों में शामिल है जो बड़े से बड़े और कठोर से कठोर फैसले लेने के लिए जानी जाती। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को जैसे इन फर्जी कंपनियों के रैकेट की जानकारी मिली, उन्होंने सेंट्रल नोएडा जोन के डीसीपी हरीश चंद, एडिशनल डीसीपी शक्तिमोहन अवस्थी, एसीपी रजनीश वर्मा, एसएचओ सेक्टर 20 मनोज कुमार सिंह को अपने ऑफिस में बुलाया और उनसे ब्रीफिंग ली, पूरी उनसे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की क्या चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को ये भी इंस्ट्रक्शंस दी कि कई टीमें बनाओ और इन सारी कंपनियों के जितने भी ऑफिसेज हैं उन सब पर एक साथ कार्रवाई करो, एक साथ छापा मारो। इससे क्या होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने से बच जाते हैं कि एक जगह छापा मारा तो वहां से लोगों ने दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो गायब हो जाएंगे। तो पुलिस आयुक्त की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी, बहुत सारे सबूत भी मिल गए थे उनको, तो टीमें तैयार होने के ज्यादा देर तो लगी नहीं क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो करीब 1.5 दर्जन टीमों ने विभिन्न शहरों में जाके छापेमारी की। 2 जून 2023 नोएडा के सेक्टर 20 थाने से पुलिस की करीब 1.5 दर्जन पुलिस टीमें एक साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और अलग अलग लोकेशन के लिए निकल गई। पूरे एनसीआर में पुलिस की टीमों ने छापेमारी की और बहुत सारे लोगों को पकड़ा। और आप जनरली क्या होता है कि जब एक साथ छापा पड़ता है तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिलता है। तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके दिल्ली के रहने वाले दीपक मुरजानी और उसकी पत्नी सीए विनीता मुरजानी इसमें सबसे प्रमुख थे जो पकड़े गए। इनके अलावा यासीन शेख दूसरा प्रमुख व्यक्ति था जो इन सारे गोरखधंधे में इन्वॉल्व था। उसके अलावा 5 अन्य लोगों में साहिबाबाद के आकाश सैनी, हाथरस के अतुल सेंगर, नोएडा की अवनी, दिल्ली के विशाल और राजीव को दिल्ली के मधु विहार स्थित उनके ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी लोगों के घर और ऑफिसों की तलाशी ली और जो उनके यहाँ पेपर्स वगैरह मिले, बैंक के खाते मिले, उन सब की डिटेल्स ली और उनको जब्त कर लिया गया। तो इसके बाद पुलिस की जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद देश में जीएसटी रिफंड के जरिए साइबर अपराध के एक ऐसे खेल का खुलासा हुआ जिससे सरकार को वो अब तक 15,000 करोड़ की चपत लगा चुके थे और सरकार को इसकी खबर भी नहीं थी। पुलिस ने इससे पहले कभी भी आर्थिक विभाग ने ऐसे साइबर मामले का कभी खुलासा नहीं किया था, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। पूछताछ में पता चला कि 15,000 करोड़ के इस महाघोटाले में शामिल करीब 3,000 फर्जी फर्म, कागजी यानी शेल कंपनियां थी। जो लोग पकड़े गए उनसे 3,65,000 लोगों के पैन कार्ड का डेटा मिला जिससे वे कंपनियां रजिस्टर्ड कराते थे। आप सोचो, 6 लाख जो लोग पकड़े गए उनसे 6,35,000 लोगों के पैन कार्ड का डाटा मिला था जिनसे वो फर्जी ये कंपनियां रजिस्टर करते थे। फर्जी कंपनियां बनाकर ये गिरोह सरकार को चूना लगाता था। फर्जी बिल का उपयोग करके जीएसटी रिफंड, आईटी रिफंड, जो आईटीसी होता है उसका आईटीसी इनपुट लेने के थ्रू ये इसमें फ्रॉड करते थे और सरकार से ये रिफंड लेकर बहुत सारा इसमें फ्रॉड कर रहे थे। इस तरह हर कंपनी के लिए हर महीने 2 से 3 करोड़ रुपए का ई बिल जनरेट करते थे। इस तरह इन लोगों ने पिछले 1.5 साल में करीब 15,000 करोड़ का चूना लगाया था। नोएडा सेक्टर 20 के पुलिस थाना प्रमुख ने पत्रकार संदीप कुमार की शिकायत पर जो ये मुकदमा दर्ज किया था, जालसाजी का, साइबर अपराध का, अमानत में खयानत का, चोरी और ठगी की संगीन धाराओं में इसको परिवर्तित कर दिया क्योंकि अब सारी इंफॉर्मेशन सामने आ गई थी, जिसके बाद हैरान कर देने वाले घोटाले की कहानी सामने आई। अब गैंग के सभी सदस्य जो थे इसमें उनके सबके अपने अपने काम बटे हुए थे। जीएसटी रैकेट के इस गड़बड़ घोटाले की कहानी को पूरा समझने के लिए पहले उन किरदारों के बारे में जानना जरूरी है जो इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। उनका क्या काम था और वो कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते थे, ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कभी आपके पेपर्स पे भी इस तरह का कोई फ्रॉड हो रहा हो। तो संदीप मुरजानी नाम का जो शख्स था वो इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है और वो इस गैंग को संचालित करता था। तो इस पूरे रैकेट में 2 टीमें मिलकर अंजाम देती थी। संदीप मुरजानी पहली टीम का लीडर होता था और फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ग्रांट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब चीजों की वो व्यवस्था करता था जिससे कि फर्जी फर्म और जीएसटी नंबर लिया जा सके। अब तैयार होने के बाद में फर्जी फर्म को बेचने के लिए क्लाइंट तलाश करने का काम दूसरी टीम करती थी। वो मोटी रकम लेकर फर्म बेच देते थे। इन फर्मों के फर्जी पैन कार्ड लिंक होते थे
और उस पैन कार्ड से जीएसटी नंबर बना लिए जाते थे। इस टीम का दूसरा प्रमुख जो सदस्य था वो था मोहम्मद यासीन शेख। संदीप मुरजानी प्रथम टीम का अहम किरदार था और यासीन शेख फर्म रजिस्टर कराने की टेक्नोलॉजी और उस फर्म का जीएसटी बनाने की प्रक्रिया का विशेषज्ञ था। ये पहले मुंबई में वेबसाइट तैयार करने का काम करता था। अब वो अपने साथ कुछ युवकों को भी रखता था जिन्हें समय समय पर ट्रेनिंग देता था। इसके द्वारा जस्ट डायल के माध्यम से डेटा लेकर फर्जी तरीके से फर्म बनाई जाती थी। इस गिरोह में गिरफ्तार हुआ विशाल भी प्रथम टीम का प्रमुख सदस्य था। वो अनपढ़ था, नशा करने वाले लोगों को लालच देकर भ्रमित करके फर्जी नंबरों को आधार कार्ड में अपडेट कराने का काम करता था। किसी को भी पकड़ लिया, रिक्शा वाले को, किसी गरीब को, और एक फोन नंबर उसके आधार कार्ड में अपडेट कर दिया और सारा काम हो गया। आकाश भी पहली टीम का प्रमुख सदस्य था। ये अशिक्षित और नशा करने वाले लोगों को रुपयों का लालच देता था और उनको फंसाकर उनके आधार कार्ड में अपना नंबर अपडेट कर लेता था। राजीव पहली टीम का सदस्य था जो बिना माल के आदान प्रदान किए ही, बिना कोई ना इधर से सामान गया ना कुछ हुआ, अपने सहयोगी अतुल सेंगर के साथ और डिमांड फर्जी बिल तैयार करता था और उसको सेल दिखा देता था। अतुल सेंगर राजीव के कहने पर ही फर्जी बिल तैयार करने का काम करता था। अश्विनी पांडे की जो टीम थी वो टीम नंबर 2 का सदस्य था, जो कि मोहम्मद यासीन शेख के संपर्क में रहकर फर्जी फर्म के लिए फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाता था। वो एक खाता खुलवाने का 10,000 रुपये लेता था। अब विनीता मुरजानी पेशे से तो सीए थी और पहली टीम के लीडर और इस स्कैम के मास्टरमाइंड दीपक मुरजानी की पत्नी है। वो पहली टीम द्वारा तैयार की गई फर्जी फर्म का जीएसटी नंबर सहित सबको पूरा तैयार होने के बाद में बेचने वाली टीम के द्वारा जो फर्जी फर्म होती थी, फर्जी फर्म को बिलों से लगाकर जीएसटी रिफंड लेने का उस सारा काम का लेखा जोखा, इनकम का पूरा लेखा जोखा रखती थी और टीम के सदस्यों का उनका जो भी कमीशन और खर्चे वर्चे होते थे उसका सारा प्रबंध करती थी। मतलब क्या आपका खर्चा हुआ है, कितनी कमाई हुई है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारा करती थी। रिक्शे और ठेले वाले, इनके नाम पर फर्जी कंपनियां, अब जानते हैं कि ये पूरा कैसे किस तरह से इस स्कैम को अंजाम देता। उन लोगों के नाम पर ये पूरा बनाता था। पूरा ये ग्रोह जो था दिल्ली के मधु विहार, शाहदरा, पीतमपुरा में ऑफिस लेकर वहां से ये ऑपरेट करते थे। हालांकि इनके और भी कई ऑफिस होने की बात सुनने में आ रही है, जो कि अभी धीरे धीरे पता चलेगी, जिसका थोड़े समय में पता चल जाएगा सबको। ये गिरोह 2 टीमों में काम करता था। पहली टीम के सदस्यों का काम अनपढ़ और कम जागरूक लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड हासिल करना होता था। पहले वे जस्ट डायल के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते थे। इसके अलावा बाजार में कई ऐसी फर्म भी हैं जो अवैध तरीके से डेटा इकट्ठा करती हैं और वो बेच देती हैं। इन कंपनियों से भी डेटा खरीदा गया। फिर टीम के सदस्य ऐसे लोगों को तलाश करते थे जिनके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके फर्जी कंपनी बनाई जा सके। इसके लिए वो कॉलोनियों में ऐसे बेरोजगार और नशेड़ी आदमियों को फंसाते थे जो उन्हें रेंट एग्रीमेंट और बिजली का बिल दे सके। खरीदे गए डेटा से पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक फर्जी कंपनी बना ली जाती थी। अब फर्जी कंपनी बनाते समय रेंट एग्रीमेंट, आधार, ये इन सब का इस्तेमाल किया जाता था। जिन लोगों से रेंट एग्रीमेंट खरीदे जाते थे उनके नाम पर नया सिम भी ले लिया जाता था ताकि उनके मोबाइल पर ओटीपी आए तो उसे लेकर हर जगह दर्ज करने में कोई परेशानी ना हो। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब का उपयोग करके जीएसटी नंबर हासिल करके फर्जी कंपनी तैयार हो जाती थी। उसके बाद बैंक अकाउंट खोल लेते थे ठगी के लिए और जरूरी सभी कागजात भी तैयार कर लिए जाते थे। तो इस तरह से ये सारा काम गिरोह के लोगों के बीच में बटा हुआ था। अब दूसरी टीम की बात करते हैं। जो दूसरी टीम थी वो फर्जी कंपनी की पहली टीम से खरीद करती थी, जो 2 टीमें बना रखी थी। उस कंपनी को 3 से 4 लाख रुपए में खरीदा जाता था। फिर फर्जी बिल का उपयोग करके जीएसटी रिफंड, जो कि आप आईटीसी के रूप में जानते हो, सरकार से करोड़ों रुपए ले लेते थे। इस तरह हर कंपनी के लिए हर महीने 2 से 3 करोड़ रुपए का ई बिल जनरेट करते थे। ये बहुत बड़ा गेम है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये हर कंपनी को करीब 15 महीने तक यूज करते थे। फर्जी कंपनी को ये लोग फर्जी कंपनी बनाने और उसके जरिए क्रेडिट इनपुट के लेकर सरकार को चूना लगाने में इतने एक्सपर्ट थे। इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि गिरोह के सरगना दीपक मुरजानी और उसकी पत्नी विनीता ने यासीन शेख के साथ ठगी का संगठित गिरोह बनाकर पिछले साल पहली कंपनी 2022 में रजिस्टर कराई थी। तो आप इसका मैं पूरा आपको आईटीसी का गेम समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी बिल काटती है,
तो जो दूसरी कंपनी जिसको बिल काटा गया है वो उस पहली वाली कंपनी को जीएसटी का इनपुट उससे उसको ट्रांसफर हो जाता है। तो वो जीएसटी का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से वो कंपनी ए से कंपनी बी में उसको जीएसटी इनपुट मिल जाता है। फिर कंपनी बी कंपनी सी को काटती है, फिर सी डी को काटती है। ये अलग अलग स्टेट्स में होने की वजह से बहुत सारे लोगों को ये बिल काट देते हैं, और अलग अलग होने की वजह से ये पूरा ट्रैक नहीं हो पाता है कि ये एक्चुअली किसी ने जीएसटी जमा किया है या नहीं किया है। तो होता क्या है कि वो इनपुट मिलता जाता है और ये करोड़ों रुपया खा जाते हैं, और कई साल के बाद में पता चलता है कि ये तो इनपुट इनको एक्चुअली किसी ने जमा किया ही नहीं था टैक्स, और ये इनपुट जो इन्होंने गवर्नमेंट के खाते में लिया है ये सारा फ्रॉड है। ये आजकल बहुत चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि उनको कैश जनरेट करना होता है रिश्वत देने के लिए, ये बहुत कॉमन है, सब जानते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं तो वहां से एक बिल आता है और वहां से उनको कैश मिल जाता है। वो जो बिल होते हैं उसमें वो सारी कंपनियां फंसती हैं, क्योंकि वो जीएसटी कभी जमा ही नहीं होता है। तो आज नहीं तो कल 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में फंसते ही हैं। तो ये बहुत क्लियर है। इसके बाद 11 महीने के भीतर ही तीनों ने करीब 3000 कंपनियां कागजों में खड़ी कर दी, और यासीन ने अपने ड्राइवर और नौकरों को भी कई कंपनियों का मालिक बना दिया। इस गिरोह में 50 से 100 लोगों के शामिल होने की आशंका है। खास बात यह है कि दीपक, विनीता, यासीन को छोड़कर कम से कम ही लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, ताकि ये सारे अननोन लोग होते थे। पुलिस ने जब शुरुआती जांच की तो एमएस ट्रेडर्स, अरोड़ा एंटरप्राइजेस, डीके ट्रेडर्स, एमएस एंटरप्राइजेस, कोरिया एंटरप्राइजेस, रतन ट्रेडर्स, मनोज ट्रेडर्स, विपुल ट्रेडर्स, पटेल ट्रेडर्स और अर्चना ट्रेडर्स नाम की फर्मों की जांच की गई। लगातार कंपनियां कपड़े के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लोहे के सामान, खिलौने, तेल, चिप्स, अचार और प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए रजिस्टर की गई थी। लेकिन जांच में कहीं भी कोई भी कंपनी का कोई ऑफिस ही नहीं मिला। इसलिए पुलिस को शक हुआ, और कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस सारे स्कैम की जड़ तक पहुंच गई। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि आरोपी एक कंपनी से एक महीने में 10 से 20 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग दिखा रहे थे। 25 कंपनियों में एक महीने के अंदर 50 करोड़ की जीएसटी बिलिंग दिखाई गई। इसके अलावा गिरोह के बाकी लोग जो थे वो फर्जी कंपनियों को सिर्फ 15 महीने तक ही ठगी के लिए इस्तेमाल करते थे। इससे क्या होता है कि कंपनी बेच दी तो जो उनकी लायबिलिटी थी, जो पोल खुलने वाली थी, वो उनके पास से दूसरे को ट्रांसफर हो जाती थी। तो जो भी भुगतना है सारा कुछ दूसरे बंदे ने भुगतना है जिसने कंपनी खरीदी है। आरोपी किराने की दुकान चलाने वाले और आढ़ती तक को उनकी मांग पर फर्जी जीएसटी बिल देते थे, क्योंकि कंपनियों को बिल डालने होते हैं कि भाई आपको खर्चे कम कर रहे हैं ताकि इनकम टैक्स की लायबिलिटी कम हो, तो वो सब भी उनको भी बिल देते थे। इससे वो टैक्स अधिकारियों से बच जाते थे। आज में सामने आया है कि दीपक मुरजानी ने अपनी पत्नी विनीता, उसके दिमाग जो सीए है उसके दिमाग की उपज से खड़े किए गए इस ठगी के साम्राज्य के लिए इस साल के अंत तक 4000 शेल कंपनियां रजिस्टर करने का लक्ष्य बनाया था। ज्यादातर फर्म और कंपनी 3 से 3.5 लाख या 4 लाख के बीच में बेची गई। फर्जी कंपनियों के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। 3000 फर्जी कंपनियों से करीब 15,000 करोड़ का चूना पुलिस जो डिपार्टमेंट को लगाया गया, वो पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस की गिरफ्त में जितने भी जालसाज आए हैं और जिन्होंने ये सारा फर्म बनाकर जीएसटी रिफंड, आईटीसी इनपुट, टैक्स क्रेडिट ये सब करके जो सरकार को 15,000 करोड़ का चूना लगाया है, उसकी अभी जांच चल रही है। उसमें जांच के आधार पर पुलिस अंचित गोयल, प्रदीप गोयल, अर्चित, मयूर उर्फ मणि नागपाल, चारू नागपाल, रोहित नागपाल, दीपक सिंघल और बहुत सारे लोगों की तलाश कर रही है। नोएडा पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं, और जो कि जितने भी ये लोग हैं उनको अज्ञात लोगों को सबको पकड़ने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही है। और 15,000 करोड़ के इस जीएसटी घोटाले की जांच के दौरान पुलिस को ऐसे कई सारे लोग मिल रहे हैं जिनके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है। उत्तराखंड के एक व्यक्ति ने बताया कि उसके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके जो कंपनी खोली गई, उस कंपनी से 150 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया। और इसका पता जब पता चला तो जब उसको डिपार्टमेंट से जीएसटी का नोटिस मिला, उसके बाद उस बंदे को पता चला। और हैरानी की बात यह है कि ठेली वाले से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर जैसे पेशे के लोग जो हैं, उनके नाम पर भी फर्जी कंपनियां खोली गई, और उन्हें लास्ट तक इस बारे में भनक ही नहीं लगी। पुलिस अब पूछताछ और जांच में जो फर्जी 3000 कंपनियां पता चली हैं, उनमें से 800 कंपनियां ऐसी हैं जिनका अभी किसी वजह से जीएसटी नंबर नहीं आ पाया है। जिन फर्जी कंपनियों की जानकारी मिली है वो देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय दिल्ली में बैठक की। मुख्यमंत्री ने पुलिस, एसटीएफ, जीएसटी इंटेलिजेंस और भी बहुत सारे बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की।
और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली में हुई इस बैठक में केंद्रीय जीएसटी समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हुए थे। टेरर फंडिंग और हवाला एंगल से जांच करके इन फर्जी कंपनियों के सारे असली जीएसटी नंबर लेकर कंपनी बनाने वाले लोगों की पुलिस जांच कर रही है और ये देख रही है कि क्या इनका टेरर फंडिंग और हवाला से कोई एंगल बनता है क्या। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि इसमें कई कारोबारियों सहित अन्य लोगों को भी इसमें मिली भगत हो सकती है। फर्जी कंपनियों के जरिए काले धन को, जैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा हो सकता है। टेरर फंडिंग और हवाला की भी जांच से जुड़ी एजेंसी इस पर बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं। वो भी देख रहे हैं कि भाई इसमें और कोई एंगल तो नहीं है। और नोएडा सेक्टर 20 थाने के पुलिस ने जितने भी लोगों को पकड़ा है उनसे अब तक 12,66,000 रुपए नकद, 3,088 फर्जी तैयार की गई जीएसटी फर्म की सूची, 32 मोबाइल फोन, 24 कंप्यूटर सिस्टम, 4 लैपटॉप, 3 हार्ड डिस्क, 118 फर्जी आधार कार्ड, 140 पैन कार्ड, फर्जी बिल, 3 लग्जरी कारें बरामद की हैं। पुलिस ने जीएसटी घोटालेबाज यासीन शेख और अश्विनी पांडे, आकाश सैनी, विशाल, राजीव, अतुल सेंगर, दीपक मुरजानी और विनीता को गौतम बुद्ध नगर के सीजेएम कोर्ट में पेश करके 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। अब सेंट्रल नोएडा के डीसीपी हरीश चंद अब यूपी एसटीएफ की जो यूनिट है उनके अधिकारियों के साथ में इस पूरी मामले की जांच कर रहे हैं और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी ये इतना लार्ज स्केल पर है और पूरे देश में फैला हुआ है, तो हो सकता है कि और लोग भी इसमें शामिल हों। तो इसकी अभी जांच चल रही है, जैसे भी होगा आपको आगे हम इसकी अपडेट देते रहेंगे। तो अब आप बताइए आपको कैसे लगा रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की और सनसनीखेज खबरें और लेटेस्ट न्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।